है। अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो कलर है या फिर इसमें स्मेल है, हर एटम का अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। तो ये भी मायने करता है किसके ऊपर, स्केलेटन के ऊपर। माउंटेन वगैरह यानी अर्थ कहाँ से आया होगा, अर्थ से ऊपर जाते ब्रह्मांड कैसे बना होगा, सबका ओरिजिन क्या होगा। तो बड़े मैटर जैसे कि सेल कैसे बनता है, सेल कैसे बनता होगा, तो उसमें भी एक इंटरनल फोर्स बनता है जो कि हीट फोर्स होता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है वो। और थर्ड कुछ हो सकता है एटम, सेल, इस दोनों के बीच का कोई चीज़ हो सकता है जो हम नहीं देख पा रहे, पता नहीं देख पाएंगे भी कि नहीं वो चीज़, या है भी कि नहीं ये भी डाउटफुल है। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं, जिस यूनिवर्स में यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी में एक छोटा सा अर्थ जिस पे लाइफ है, मिल्की वे गैलेक्सी में अब तक अर्थ ही है ऐसा प्लानिट जिस पे लाइफ है। तो ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें एक मिल्की वे गैलेक्सी पे ही अर्थ एक छोटा सा बिंदी के समान, बिंदी से भी निग्लिजिबल है अगर पूरा मिल्की वे से कंपेयर किया जाए इस अर्थ को। तो उस अर्थ पे हम इंसान सभी लोग सरवाइव करते हैं और इतने सारे अलग अलग वैरायटी के सामान देखते हैं, वेरिएशन देखते हैं, जो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग में सब एनिमल्स, प्लांट वगैरह सब आ गए, और नॉन लिविंग थिंग में जो भी चीज़ जो स्टेबल है, जो मूव नहीं कर सकता और ग्रो नहीं कर सकता समय के साथ, तो वो नॉन लिविंग थिंग में आ गए। तो आखिर ये सब का स्ट्रक्चर कहाँ से बनता है, चाहे ये ब्रह्मांड इतना बड़ा ब्रह्मांड ही क्यों हो, मिल्की वे तो एक छोटा सा है और ऐसे से कितने सारे गैलेक्सी हैं जो कि ब्रह्मांड में मूव कर रहे हैं। तो आखिर ये सब चीज़ इतना है जो अनंत है, समझ में नहीं आता कि इसका आर पार क्या है, अंत क्या है, बस पता है कि ये सब है। तो आखिर ये सब कहाँ से बना होगा, इसका ओरिजिन क्या होगा, जैसे कि इसका मेन स्केलेटन क्या है, कैसे ये बनता है और कैसे ख़त्म होता है, क्या है, ये सब समझ से पार है। लेकिन आज इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो भी हम अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे जो भी चीज़ दिख रहा है तो उसका जो स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, आखिर ये कहाँ से कैसे होता है। जैसे हम इंसान ही हैं तो हम इंसान कैसे बने, या कोई भी सामान है तो उसका मेन सोर्स, ओरिजिन सोर्स क्या है, कैसे बनता है। माउंटेन वगैरह है यानी अर्थ कहाँ से आया होगा, अर्थ से ऊपर जाते हैं ब्रह्मांड कैसे बना होगा, सबका ओरिजिन क्या होगा। तो हमें एक सबसे छोटा एलिमेंट का पार्ट एटम, कोई भी चीज़ क्या है एटम से ही बना होगा, यानी ये जो सबका सोर्स क्या है, एक छोटा सा एटम, सबसे छोटा पार्ट जो होता है यही एटम से क्या है पूरा ब्रह्मांड बना है, या हम लिविंग थिंग अर्थ बना है, जो अर्थ पे सारे लिविंग थिंग होते हैं। तो इस तरह से सबका ओरिजिन क्या है, एटम है। एटम के बाद क्या आता है, अर्थ पे ही जो लिविंग थिंग है तो वो सेल आता है, यानी कि लिविंग थिंग, उसमें सभी एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह सभी आ जाते हैं। तो आखिर ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये सारे जो स्ट्रक्चर बनते हैं सबके कुछ ना कुछ अलग स्ट्रक्चर होते हैं। एटम है तो एटम में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, तो सबका कुछ अलग अलग शेप बनता है, कुछ बड़ा होता है, हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है, कार्बन है तो उससे थोड़ा बड़ा होता है, नाइट्रोजन उससे बड़ा, और सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे एनिमल्स में भी हैं तो सब एक जैसे ही उसका होता है स्ट्रक्चर, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब में कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है, किंगडम वाइज इस तरह से अंतर आता है, क्लास बढ़ जाता है, फाइलम वाइज इस तरह से सेल में अंतर आ जाता है, और एटम में भी कुछ ना कुछ, हर चीज़ एक जैसा नहीं मिलता, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज़ मिलते हैं जो नॉन लिविंग थिंग है। तो आखिर इसका सोर्स ऑफ जो ओरिजिन है वो एटम है, सबका एटम है, कोई ना कोई एटम से ही मिलके बना है, चाहे वो ब्रह्मांड हो, चाहे सेल हो, लिविंग थिंग हो, अर्थ है, या अर्थ पे जितनी भी चीज़ हम देख रहे हैं वो सभी क्या है, सबका छोटा पार्टिकल एटम है।
अब स्ट्रक्चर को समझेंगे कि आखिर ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, कोई एटम का फॉर्मेशन कैसे होता है, और एटम से तो बड़े मैटर जैसे कि सेल कैसे बनता है, सेल कैसे बनता होगा, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कैसे होता है। तो पहले सबसे पहले एटम कैसे बनता है। एटम ही मेन ओरिजिन है, सोर्स है स्ट्रक्चर का। तो पहले एटम के ही स्केलेटन को समझते हैं, उसके अंदर के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि आखिर इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है, और इसमें इतने सारे प्रेडिक्टेबल में करीबन एलिमेंट्स हैं, सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो आखिर और यही एटम के जो कॉम्बिनेशन से क्या होता है, नए नए शेप बनते हैं, नए नए स्ट्रक्चर बनते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा पार्टिकल्स यानी एटम को समझेंगे कि एटम से ही मेन सारा कुछ बनता है। तो एटम का स्केलेटन क्या है, स्केलेटन स्ट्रक्चर मेन एलिमेंट्री यानी क्वांटम बेसिस पे समझेंगे, उसके बाद बड़े वाले को समझेंगे यानी सेल को समझेंगे कि सेल कैसे बना होगा। तो एटम का स्ट्रक्चर क्या, एटम का मेनली इसमें क्या होता है, सेंटर न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ से क्लाउड इलेक्ट्रॉन का राउंड होता है। तो सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। यहाँ पे क्या है, एटम के स्ट्रक्चर में जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। अगर एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा, सब एक इक्वल ही होंगे। तो क्लाउड में चारों तरफ जो कवर बनाएंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, यानी इलेक्ट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर सभी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है, न्यूट्रल होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। तो मेन मोटा मोटी ये स्ट्रक्चर है। तो अब इसके भी अंदर जाएंगे कि इसमें छोटा पार्टिकल क्या होता है। तो यहाँ पे आखिर ये एटम कहाँ से बना। तो एटम जो बना में पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होता है। जबकि प्रोटॉन क्या होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे क्या ये प्रोटॉन कैसे बना है, तो प्रोटॉन बना है सबसे छोटे पार्टिकल्स क्वार्क्स से। क्वार्क्स जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, अभी तक के नॉलेज के अनुसार सबसे छोटा पार्टिकल जो है क्वार्क है। तो ये क्वार्क जो है कि ये 3 क्वार्क मिलके एक प्रोटॉन बनता है और 3 क्वार्क मिलके न्यूट्रॉन बनता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण से एक पॉजिटिव हो जाता है, एक न्यूट्रल हो जाता है। तो ये जो क्वार्क है इसके भी टाइप होते हैं जो कि पॉजिटिव निगेटिव होता है, यानी कि एक अप होता है, एक डाउन होता है। तो अप वाला जो होता है +2/3 होता है, और डाउन वाला जो होता है उसमें जो चार्ज लगे होते हैं वो -1/3 होता है। तो इस तरह से 2 टाइप के होते हैं। ये क्वार्क भी साइज के अकॉर्डिंग इसके 3 जनरेशन होते हैं। तो ये सबसे छोटा साइज वाला जो क्वार्क है ये होता है। इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे टॉप और बॉटम आएगा। तो इसका जो क्वार्क का जो मास होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा करंट होगा, थोड़ा ज़्यादा इसमें एक्टिव होगा, उसके साइज थोड़े बड़े होंगे। और थर्ड जनरेशन में जो आता है चार्म और स्ट्रेंथ, ये सबसे ज़्यादा सबसे हेवी होते हैं। इतने 3 टाइप के 3 फ्लेवर में क्वार्क आते हैं, सब में अप और डाउन होता है, और चार्ज इसी तरह से होते हैं 1/3 और -2/3। तो इस तरह से होता है। तो अब यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो क्वार्क का कॉम्बिनेशन है ये अलग अलग होता है। प्रोटॉन जो होता है दो अप क्वार्क से जुड़ते हैं और एक डाउन, यानी 3 क्वार्क मिलके 2 अप और एक डाउन मिलके प्रोटॉन बन जाते हैं, जिसके चार्ज को अगर जोड़ा जाए तो वो +1 बनता है। और यहीं पे जो न्यूट्रॉन जो होता है वो 1 अप और 2 डाउन, तो 2 डाउन क्वार्क, तो ये 3 मिलके बनते हैं। तो इस तीनों को अगर ऐड किया जाता है तो इसमें 0 आता है, यानी कि नो चार्ज, कोई ना प्लस ना माइनस। तो इस तरह से क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, चार्जलेस हो जाता है, और प्रोटॉन में 1 चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, यानी 3 क्वार्क मिलके ये बनता है। और जिसमें डाउन वाले का जो मास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, मतलब अप वाले से ज़्यादा मास होता है,
यानी ज़्यादा वोल्ट होता है उसमें ज़्यादा कैपेसिटी है, पावर है, वो ज़्यादा उसमें डाउन वाले अप वाले क्वार्क के कंपेयर। तो इस तरह से कम्बिनेशन बनता है। और यहाँ पे अब जैसे ही ये सब कम्बिनेशन बनता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो उसमें एक फोर्स ग्लूऑन होता है, वो क्या करता है, इन सबको स्टिक करता है। इसी सब के कम्बिनेशन से एक प्रोटॉन बना, तो उसमें ग्लूऑन उसके अकॉर्डिंग 3 क्वैक के अकॉर्डिंग उसमें ग्लूऑन ऐड होगा। और उसके बाद से न्यूट्रॉन जो बना उसमें भी ये सब को लिंक करके रखेगा। और इसमें सब, और ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मास होता है, वो ज़्यादा एक्टिव मतलब मास से है, तो उसके पास ज़्यादा पावर होता है, तो वो एक ग्रिप बनाता है जो कि प्रोटॉन को थामे रखता है। प्रोटॉन कंट्रोल में रहता है, उसमें ज़्यादा ग्रेविटी होता है इसीलिए। तो इस तरह से क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कम्बिनेशन होता है, और इस सब के कम्बिनेशन से इसमें फोर्स जनरेट होता है, और जो कि एक फोर्स के फॉर्म में दिखता है, हिग्स फोर्स जनरेट होता है, जिसका वेट सबसे ज़्यादा होता है। मेनली वही एक फोर्स होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पकड़ के रखता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो क्वैक का कम्बिनेशन बनता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही हिग्स फोर्स जनरेट होता है। ऐसा नहीं है जैसा अगर छोटा एलिमेंट है तो उसका जो एक प्रोटॉन है तो उसके अकॉर्डिंग हिग्स फोर्स जनरेट होगा, और प्रोटॉन के करीबन 30 गुना ज़्यादा साइज़ का वो हिग फोर्स बनता है। जैसे हमारे अंदर भी हम जैसे हैं, तो हम जितना वेट है, अगर हम फोर्स लगाए, कोई भी चीज़ हमारे अंदर से फोर्स बनेगा, तो हम अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं जब कभी एक्टिव ऐसा कुछ होता है। तो वही एक छोटे से पार्टिकल में भी होता है, जब वो जनरेट हो रहा होता है तो उसमें भी एक इंटरनल फोर्स बनता है जो कि हिग फोर्स होता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है वो। और साथ में जो कि बोजोन फोर्स होता है, तो बोजोन फोर्स में हिग फोर्स जो है वो चार्जलेस होता है, स्केलर भी नहीं, सिर्फ स्पिन करता है, वो डायरेक्शन से भी उसका कोई नहीं, वो वैक्यूम में वर्क करता है, इंटरनल वर्क करता है। वो स्केलेटन रेडी हो जाता है तो बोजोन फोर्स कैरियर बनता है। तो बोजोन फोर्स कैरियर 2 टाइप का होता है, हिग्स बोजोन। और हिग्स बोजोन जो होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता और इसका मास बहुत ज़्यादा होता है। और ये जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो उसका 30 गुना होगा जब ये एक्साइटेड फॉर्म में होता है। नॉर्मल में ठीक होता है, जब एक्साइटेड में आ जाएगा तो उसका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, अंदर से बाहर की तरफ वो रिपेल करना शुरू करता है। तो इस तरह से वो वर्क करता है हिग्स फोर्स, वैक्यूम में, यानी इंटरनल वर्क करता है, स्केलेटन के अंदर का वर्क है वो। फिर दूसरा जो आता है बोसोन कैरियर फोर्स, वो गैस फोर्स होता है, गैस बोसोन होता है, जो कि वो स्केलेटन मैप को क्रिएट करता है। जैसे ही वो एक्साइटेड हुआ, जैसे ही ये स्ट्रक्चर बना, स्केलेटल स्ट्रक्चर बना, उसी तरह हिग्स फोर्स का जनरेट हुआ, हिग्स फोर्स जनरेट हुआ तो क्या हुआ, उसमें रिपेल होना हुआ और उससे क्या हुआ, चार्ज बना, यानी गैस बना। तो एक पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन के लिए एक पॉजिटिव निगेटिव बन गया। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से आउटर मेम्ब्रेन बन गया और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। यानी कि अगर एक है तो एक ऑर्बिट बनेगा, उसमें 2 चार्ज बन जाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि वो स्केलेटन का जो मैप बनाने का काम करता है वो बोसोन गैस करता है, और वो हिग्स फोर्स जो अंदर से एक्टिव होता है उसके कारण ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ये सबसे छोटा एक प्रोटॉन है तो उसके रेडियस के अकॉर्डिंग उस तरह का मैप बन गया। तो इसका मेन जो स्केलेटन डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि इसमें कितना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हिग्स जो बना वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसका चारों तरफ का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके बेसिस पे बनता है। तो मेनली ये जो होता है एटम का 4 टाइप का ऑर्बिट होता है। एस ऑर्बिटल जो सबसे छोटा होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो सबसे छोटा न्यूक्लियस स्केलेटन होता है वो सर्कल में होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वहीं पे फिर ये पोजीशन है, अगर एस ऑर्बिटल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो एक प्रोटॉन के लिए होंगे। वहीं पे फिर जब प्रोटॉन का संख्या बढ़ रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का भी संख्या बढ़ेगा। तो क्या अगर एक है तो
एस ऑर्बिटल है तो बस एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस यानी एक्स का पॉजिटिव निगेटिव वन डायरेक्शन है, वो उसी एक डायरेक्शन में है। अगर फिर वही प्रोटॉन बढ़ा तो स्केलेटन साइज बढ़ेगा यानी उसका रेडियस बढ़ेगा, तो रेडियस बढ़ेगा उसका डायमेंशन भी बढ़ेगा क्योंकि उसको बैलेंस भी करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए फिर जब ये पी ऑर्बिटल आता है, पी ऑर्बिटल में क्या हो जाता है, दो ऑर्बिटल तो रहेगा ही रहेगा, एस ऑर्बिटल तो कंट्रोल करेगा ही सर्कल में। फिर उसके बाद से अब तीन इलेक्ट्रॉन जगह और बढ़ जाएगा, 3 डायमेंशन में तीन एक्स वाई जेड तीनों को कंट्रोल करेगा, जो कि डंबल शेप में दिखता है। डंबल शेप ऐसा होता है और नीचे से एक छोटा सा होता है। तो इस तरह से क्या होता है, वो तीन यानी एक्स के एक्सिस पे भी प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा और वाई के एक्सिस पे भी प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा और जेड के एक्सिस पे भी प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। तो ऐसे पे क्या होगा, पी ऑर्बिटल पे 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स और साथ में एस ऑर्बिटल भी जुड़ते जाएगा क्योंकि एस ऑर्बिटल का भी एक उसमें रहेगा। जितना बड़ा ऑर्बिट उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और उतना ही ज़्यादा प्रोटॉन, और उस तरह से फिर डी ऑर्बिट बनेगा। डी में भी उसी तरह से क्या गैस उसका वो करेगा और उस तरह से उसका पाथ बन जाएगा और उसमें और भी क्लिस्ट हो जाएगा जो डबल डंबल बनाएगा। डबल डंबल की हर एक्सिस में दो चार्ज हो जाएंगे, हर एक्सिस पे प्लस माइनस 2 इस तरह से। फिर इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो एफ ऑर्बिट, तो एफ ऑर्बिट में और भी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि एटम का जो ऑर्बिट स्केलेटन होता है वो बोसोन फोर्स यानी कि गैस जो होता है वो मैप बना देता है अपने आप, अकॉर्डिंग जो भी है वो अपने आप उस तरह से मैप बन जाएगा। भाई ये कार्बन का है, कार्बन में इतने न्यूट्रॉन है, इतने ये हैं, तो इस तरह से और उस तरह से उसमें अंदर जो स्केलेटन में होता है हिग्स फोर्स उस तरह से होना चाहिए, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन भी जुड़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है उसका किसी कारणवश से, तो फिर वो अगर इलेक्ट्रॉन कम होने लगेगा तो धीरे धीरे वो एटम जो है, एलिमेंट है, वो भी टूटने लगेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कम होता है तो स्केलेटन पे भी असर पड़ता है और स्केलेटन पे असर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ख़त्म ही होगा क्योंकि वो कहाँ से ओरिजिन होता है, स्केलेटन से ही बनता है ये इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर बनता है और हर एटम अपने स्केलेटन के अकॉर्डिंग, साइड्स के अकॉर्डिंग क्या बनता है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या H2O मॉलिक्यूल्स जो है इस तरह से बनता है। अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो कलर है या फिर इसमें स्मेल है, हर एटम का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होता है। तो ये भी मायने करता है किसके ऊपर, स्केलेटन के ऊपर। हर स्केलेटन के अकॉर्डिंग उसका अलग कैरेक्टर आ जाता है। हाइड्रोजन है तो उसका कैरेक्टर, उसमें जो प्रोटॉन है उसका जो पोजीशन है, स्फीयर जो बना, उसका उस स्फीयर के अकॉर्डिंग जो कलर आया, जो सब चीज़ आया उसके अकॉर्डिंग उसका होगा। फिर उसके ऐसे दूसरा जो आएगा उसके अकॉर्डिंग उसमें जो साउंड बनेगा, जो भी है वो छोटा सा है तो उसके अकॉर्डिंग धीरे 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 जो बढ़ेगा उसी में क्या होगा, जो सर्कल बना, ये बना, तो यहाँ पे जो भी मैट्रिसेस बनता है तो वो मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग जो वेव बन रहा है उसमें उसका कलर और उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो टेस्ट है, सब चीज़ डिफरेंट हो जाता है। बस उसके वेव, उसका जो पोजीशन, स्केलेटन पोजीशन चेंज हुआ उसमें थोड़ा ना थोड़ा चेंज आ ही जाता है। तो मैं उसका जो स्केलेटन पोजीशन है यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो पोजीशन है उसके ही अकॉर्डिंग सब एलिमेंट का टेस्ट होता है और इनविजिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वो सारा का सारा वही पोजीशन तय करता है और उसमें वेरिएशन होता है। उसका फ्लेक्सिबिलिटी कितना है, उस एटम का निगेटिव कितना जा सकता है, पॉजिटिव कितना जा सकता है, इसके ऊपर भी वो है कि उसके कलर चेंज होते हैं। जो कि इसमें से कितने कलर हम नहीं देख पाते, कितने कलर हम देख पाते हैं, वो अपने हम स्ट्रेंथ के पोजीशन के अकॉर्डिंग देख पाते हैं और हर एटम का उसी तरह अपना अपना एक स्ट्रेंथ होता है। तो उसके जैसे कि अब सबसे छोटा एलिमेंट ही ले लेते हैं हाइड्रोजन, तो उसमें अगर एक गया तो एक्साइटेड ही फॉर्म में होता है, जो कि
हमारे अर्थ या हम उसी से सब कुछ हमारा जो बनता है सब वही हाइड्रोजन एटम से ही होता है। तो मेन जो स्ट्रक्चर होता है एटम का यही होता है, और यही एक एक एटम मिलके हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब मिलता है तो हीलियम बन जाता है, जो कि सन में जो फंक्शन होता है इसी बेसिस पे होता है। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलने से नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर मिलेगा तो H2 हो जाएगा, वो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, न्यूक्लियस से यानी कि स्केलेटन मैच होता है, फ्यूज़न होता है, तब जाके हीलियम बनता है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा फोर्स से जब हम उसमें अटैक करेंगे तब जाके हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यानी स्केलेटन और ये हाइड्रोजन का स्केलेटन उसमें जाके मैच होगा, तो जाके हीलियम से छोटा ही पार्ट बनेगा, उससे बहुत ज़्यादा छोटा छोटा चीज़ फोर्स के फॉर्म में निकल जाएंगे। फिर एक और हाइड्रोजन ऐड होगा तब जाके कहीं हीलियम बनेगा। तो इस तरह से ही नाइट्रोजन वगैरह सब बनता है। तो इस तरह से ही नहीं बनता, मैं यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो बना, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा जो है मेन ये भी हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी जैसे सन बनता है, फिर सन जो स्टार वगैरह जो होते हैं तो उसमें जो विस्फोट होता है तो उससे मेन छोटा छोटा पार्टिकल्स बना हो, में भी हाइड्रोजन उसके टूटने से ही बहुत सारा एलिमेंट्स बना हो, या फिर जब फॉर्मेशन होता है तो इसके एडिशन से ही जब वैक्यूम में जब ये स्टोर हो जाते हैं तो उसका कुछ स्केलेटन बनता है, और वो स्केलेटन किस टाइप से बनता है उसके अकॉर्डिंग ही उसमें एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि वो बाहर के तरफ से भी कुछ ना कुछ वो लेता है अपने हिग्स फोर्स के अकॉर्डिंग, तो लेता है और उसके अकॉर्डिंग उसका एक स्केलेटन रेडी हो जाता है। और वो स्केलेटन रेडी हो जाता है तो वो एक स्ट्रक्चर में आ जाता है, चाहे वो सर्कुलर में बने चाहे जिस शेप में बने, वो अपने स्केलेटन के अकॉर्डिंग ग्रो हो जाता है। जो भी नॉन लिविंग थिंग है या जो भी चीज़ है तो उसका स्केलेटन बहुत मायने रखता है। तो इस तरह से क्या हुआ, एटम के थ्रू बना या बड़े चीज़ से छोटे छोटे एटम बने। अब ये तो एटम है, बड़े लेवल पे चलते हैं, जैसे यूनिवर्स में ही चलते हैं, गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में ही चलते हैं। तो उसमें अगर इमेजिन किया जाए इतने बड़े अर्थ है, अर्थ पहले अर्थ को ही लेते हैं तो अर्थ इतना बड़ा, तो अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी में क्या, तो पहले हम ब्लैक होल को सबसे सेंटर पॉइंट क्या है, ब्लैक होल है। तो ब्लैक होल के बारे में जैसा जानते हैं कि वो न्यूट्रॉन से बना है, और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन और हिग्स फोर्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हिग्स फोर्स जो होता है सबसे ज़्यादा, यानी हिग्स फोर्स का जो मेन सोर्स है वो ब्लैक होल के ही पास है, जो कि पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को वो कंट्रोल कर रहा है। यानी यहाँ पे न्यूट्रॉन है और सेंटर क्या है, हिग्स फोर्स का वहीं पे है। तो वो क्या है, हर चीज़ को खींच रहा है अपनी तरफ, क्योंकि वो सबसे सेंटर है, और वहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन है, जो कि वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ग्लूऑन फोर्स जो होता है उसमें मिक्स है, वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो प्रोटॉन का काम कर रहा है वो सन कर रहा है, स्टार जितने भी स्टार हैं वो प्रोटॉन का काम कर रहे हैं। हर स्टार में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं जो कि प्लैनेट का वर्क कर रहे हैं। तो जैसे हम नॉन सन है, तो जैसे हमारा सौरमंडल है तो सन है, तो उसके 9 प्लैनेट है, वो यानी 9 इलेक्ट्रॉन को लेके, और हर प्लैनेट के जैसे हैं ऑर्बिट बने हुए हैं, तो उस तरह से 9 ऑर्बिट बने हुए हैं। तो इस तरह से क्या है, एक प्रोटॉन 9 ऑर्बिट लेके अपने अकॉर्डिंग उस प्रोटॉन में जितना है उस तरह से, और इस तरह से कितने सारे सन हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, उसके सेंटर में इतने सारे सन हैं। तो ये एक प्रोटॉन है, तो ये इसके अकॉर्डिंग में उधर साइड भी एक ये पॉजिटिव है तो उसके साइड एक निगेटिव जो है सन होगा, और इस तरह से क्या है, ये मिल्की वे गैलेक्सी वर्क कर रहा है। क्या एक एटम फॉर्म में, अगर एक बड़े एटम फॉर्म में अगर कहे तो ये उसका जो प्रोटॉन का जो फॉर्म है वो सन निभा रहा है, और न्यूट्रॉन का यानी हिग्स फोर्स जो सेंटर में है वो क्या है, वो कर रहा है ब्लैक होल। तो इस तरह से क्या है, एक मिल्की वे गैलेक्सी को एक एटम स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं, इस तरह से उसका स्केलेटन, और बाकी सब जो है तो एक एटम 2 एटम, इस तरह से बहुत सारे गैलेक्सी हैं जो कि
वो जुड़े होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, जैसे कि इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है, तो इस तरह से वो सब भी एक दूसरे से जिससे लिंक होता है उस तरह से होता है। तो इस तरह से क्या है, हमारे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर होता है बड़े लेवल पे, और उसी से टूट टूट के क्या है छोटे छोटे एटम बनते हैं, और इसी एटम से क्या है उसमें नेबुला वगैरह जो बनता है, जब बहुत बड़ा जब स्टार न्यू स्टार बनता है एक स्टार से, तो उसमें क्या बनता है, एक स्केलेटन का फॉर्मेशन होता है, एक वैक्यूम। तो इस तरह से क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी को एक एटम फॉर्म के रूप में इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम आते हैं अर्थ पे। अर्थ पे अब एटम हो गया, अब हम सेल देखते हैं, क्योंकि अर्थ पे पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में एक ऐसा प्लानेट अर्थ ही है जिसपे कि लाइफ है, और बाकी सबका पता नहीं है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, देखना मुश्किल है। तो अर्थ पे आखिर ये सेल कहाँ से आया? हम एटम के बारे में इतना नहीं सोचते कि ये एटम कहाँ से आया, ये नॉन लिविंग थिंग कहाँ से आया होगा, लेकिन हम सेल के बारे में ज़रूर सोचते हैं कि अगर ये लाइफ कहाँ से आया, क्योंकि और कहीं नहीं लाइफ दिखता है, एक अर्थ पे ही लाइफ दिखता है। तो आज हम इसी को समझने जाएंगे कि ये सेल का ओरिजिन क्या है, कैसे बना, इसको आज समझते हैं। अब तो सेल कहाँ से आया? तो सेल का अगर मेन हम स्केलेटन स्ट्रक्चर, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, वो क्या होता है, वो डीएनए होता है। यानी कि ये डीएनए जो है इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर है, और यही डीएनए हर एनिमल्स, हर बैक्टीरिया, जो भी सबसे छोटा जो होता है वो बैक्टीरिया होता है, आर्किया होता है, जो कि सबसे छोटा डीएनए स्ट्रक्चर होता है, सबसे छोटा स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है। और यही डीएनए स्ट्रक्चर क्या है, सेल है, यानी एक लाइफ को क्रिएट करता है। तो ये कैसे बना होगा कि क्या है, तो यानी इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर जैसे सबसे फर्स्ट कैसे आया होगा, जैसे बैक्टीरिया कैसे आया होगा, तो यही है कि इसका कोई स्केलेटन स्ट्रक्चर बना होगा। तो इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर क्या है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर डीएनए है। तो डीएनए का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा बाय चांस? तो बाय चांस जो नॉर्मल ओरिजिन होता है स्टार्टिंग में कैसे हुआ होगा, तो यानी कि कुछ विस्फोट या वाटर में, क्योंकि सब कुछ क्या है पीएच लेवल पे तय होता है, हमारा जो भी चीज़ है पीएच लेवल। तो पीएच लेवल यानी कि सॉल्टी होना, वाटर का होना ज़रूरी होता है। तो वाटर यानी कि एक्वस वाटर में ही लाइफ जनरेट होता है। तो ये एक्वस यानी कि अर्थ पे क्या है, वाटर है पूरा, तो समंदर है, तो उसके अंदर क्या होता है, हम कुछ ज्वालामुखी वगैरह हमेशा फूटते रहते हैं। तो ज्वालामुखी जो होता है उसमें जो भी होता है, तो उसके अंदर से जो भी टेम्परेचर निकलता है, बहुत ही हाई लेवल का टेम्परेचर निकलता है। और वो जैसे ही सबसे अंदर सी लेवल का सबसे अंदर का जो होता है, जहाँ पे ज्वालामुखी का वो जो निकलता है, वहाँ पे एकदम कम से कम 0 to 2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वहाँ पे जैसे ही निकलता है तो वो एक वैक्यूम जैसा बन जाता है और एक स्केलेटन रेडी हो जाता है। अब वो स्केलेटन किस टाइप का, किस तरह का वो जो वाइब्रेशन बना उसमें, उस वाइब्रेशन में बहुत सारे गैस स्टोर हो गए, बहुत सारे मिनरल्स स्टोर हो गए, और वो जो किस तरह का स्ट्रक्चर बना, कोई उसमें बहुत सारे अब मार्बल्स वगैरह भी बन जाते हैं अंदर, जो होते बहुत अलग अलग तरह के पत्थर वगैरह जो मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, सुंदर सुंदर स्टोन जो मिलते हैं वो उसी तरीके से बनते हैं। जब मिनरल्स कोई कंपैक्ट में पैक हो जाता है, कोई स्ट्रक्चर के अंदर पैक हो जाता है, तो कई सालों के बाद एक सुंदर सा मार्बल्स बना के, स्टोन बना के वो देता है। तो वो स्टोन जैसे बनता है, तो उसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक सेल क्रिएट हो जाता है, डीएनए क्रिएट हो जाता है, डीएनए क्रिएट हो जाता है। और वो डीएनए जो होता है कवर एक शेप के अंदर हो जाता है, यानी इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, और धीरे धीरे बाहर के इन्वायरमेंट से वो एब्जॉर्ब करता है अपने अकॉर्डिंग, जो भी चीज़ उसे चाहिए वो एब्जॉर्ब करके अंदर क्रिएट करता है। उसके अनुसार बैक्टीरिया बन जाता है, या भी छोटे छोटे जो भी एनिमल्स हैं जो हैं वो धीरे धीरे ग्रो हुए होंगे। तो इस तरह से क्या है कि सेल का क्रिएट होता है। तो सेल से फिर क्या है, डीएनए का क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे खासियत, सेल में खासियत क्या है, एक बार जब सेल क्रिएट हो गया तो वो सेल अपने अकॉर्डिंग खुद से भी जनरेट कर सकता है।
फिर उसको उस वाइब्रेशन की ज़रूरत नहीं है, उस फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है। वो जब तक सही उसको एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो अपने से एक और नया सेल क्रिएट कर सकता है आइडेंटिकल। तो इसी तरह क्या है, एक सेल बन गया तो वो सेल अपना कॉपी बनाते चलेगा अपने अनुसार, जैसा है अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो स्केलेटन है उसके डीएनए स्केलेटन है, मेन डिपेंड करता है डीएनए स्केलेटन कैसा है, तो वो जैसा है उसके अकॉर्डिंग वो कॉपी भी करते जाएगा। तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम वो वाइब्रेशन आए, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन आएगा उसके लिए वही साइकिल, वही समय, वही सिचुएशन और उसी तरह का वैक्यूम बनना चाहिए, सेम वाइब्रेशन बनना चाहिए, तभी वही सेम थिंग बनेगा। अगर कोई ज़रूरी नहीं है एक बार बन गया तो वही चीज़ दोबारा बनेगा। तो वो समय कैसा था, उस समय का वहाँ का टेम्परेचर क्या था, सब कुछ मायने रखता है, और पीएच लेवल क्या था वाटर का। तो इसके अकॉर्डिंग ही कोई भी स्ट्रक्चर यानी स्केलेटन स्ट्रक्चर बनता है। तो ये हो गया सेल कैसे बना होगा। अब हम डीएनए स्ट्रक्चर को समझते हैं कि आखिर ये डीएनए स्ट्रक्चर क्या है जो अपने जैसा एक आइडेंटिकल सेम कॉपी क्रिएट कर देता है। तो अब सेल कैसे बना होगा। सेल वही एटम से ही बना है, लेकिन एटम का एक वेव बना होगा, इसमें बहुत सारे एटम के मिक्सचर होके तब कोई डीएनए शेप बना होगा, और उस तरह से क्या है अलग अलग तरह के बैक्टीरिया और किया जो हैं वो बने होंगे। तो इस तरह से अब तो डीएनए स्ट्रक्चर ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या बात है जो वो अपना एक कॉपी बनाते जाता है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से, इस तरह से वो अपना ग्रो कर पाता है, लेकिन एटम अपना ग्रो नहीं कर पाता है। तो आखिर डीएनए में कुछ क्या ऐसा है, तो डीएनए स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। नहीं, पहले सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म, और एक न्यूक्लियस सबसे अंदर होता है, जैसे कि एटम में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इसी तरह अंदर में न्यूक्लियस होता है और उसी के अंदर डीएनए होता है, यानी कि वो स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है। और बाहर क्लाउड वेव यानी साइटोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन हो गया और एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और ये दो मेम्ब्रेन में एक सेल रेडी हो जाता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और इस तरह से एक सेल रेडी हो गया। और ये सेल डिपेंड करता है कि इसके जो बनेगा, बैक्टीरिया बनेगा या क्या है, उसके डीएनए स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। यानी डीएनए के अंदर जीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होना चाहिए, एकदम इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी उसी शेप का, उसी कलर का, उसी तरह का बन सकता है सेम। तो वो स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है। डीएनए से ही स्केलेटन, जैसे हमारा है, जो हम हैं, तो वो डीएनए से ही हमारा जो स्केलेटन वगैरह है वो सब डीएनए ही तय करता है। उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग से सारे स्ट्रक्चर, एनिमल्स हैं जो भी हैं, बटरफ्लाई है, ये जो भी चीज़ है वो सारा का सारा डीएनए स्ट्रक्चर ही तय करता है। तो उसके ये डीएनए स्ट्रक्चर जो होता है मेनली क्या होता है, एक वेवी फॉर्म में होता है, जो मेन स्ट्रक्चर होता है, मेन जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं मेनली क्या होते हैं, इसे न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं। जो कि मेन न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो साइटोसिन और थायमिन होता है, जो कि पिरामिडिन से बना होता है। और ये जो साइटोसिन और थायमिन होता है वो पीएच लेवल से तय होता है, तो उसका 5 to 9 होता है। तो 5 to 9 यानी 5 से नीचे जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा और एक्साइटेड फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद से वो 9 से अगर ऊपर जाएगा तो वो अल्कलाइन में आ जाएगा और एक्साइटेड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि उसमें अब उसके सारे इलेक्ट्रॉन का लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है पीएच लेवल, यानी इसका वेव है, पॉजिटिव की तरफ कितना होगा और नेगेटिव की तरफ कितना जाएगा, इस तरह का एक सर्कुलर वेव बनेगा। किसका, थायमिन का। तो ये एक तरह का मेनली न्यूट्रल में आता है ये थायमिन। उसके बाद साइटोसिन आता है, जो कि ये भी क्या है, पिरामिडिन शेप में होता है, रिंग में होता है, सिंगल रिंग में होता है। और इसका जो स्ट्रेंथ होता है इस न्यूक्लिक एसिड का, ये होता है इसका थोड़ा स्ट्रेंथ जो वेव ही फॉर्म होता है वो ज़्यादा होता है।
4.5 से लेके 12 तक का pH लेवल का इसका स्ट्रेंथ होता है। इतना का वो वेव क्या है उसके लिए सही है, सटीक है, इतना वेव उसका बनता है। अगर एसिडिक के तरफ जाएगा तो इतना रहेगा, और अल्कलाइन की तरफ जाता है तो 12 इसका एकदम नॉर्मल है। लेकिन जब इससे ज़्यादा होगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, यानी कि उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस होने लगेगा। अगर 4.5 से नीचे जाता है तो एसिडिक के तरफ जाने लगेगा और उसे दिक्कत होगा, एक्साइटेड फॉर्म में आ जाएगा, और उसके मतलब स्केलेटन में दिक्कत आने लगेगा जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा लॉस होगा। तो फिर उसके बाद से फिर अगर 12 से ज़्यादा बनता है pH लेवल तो ये अल्कलाइन हो जाएगा। मेनली ये अल्कलाइन होता है क्योंकि 12 से ज़्यादा है, यानी ये अल्कलाइन के तरफ जाएगा और एक्साइटेड फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो साइटोसिन है मेनली अल्कलाइन में आएगा। तो इस तरह से क्या है, साइटोसिन और थायमीन है, और यही जो साइटोसिन है ये क्या है, डीएनए में स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी से एक आरएनए होता है। आरएनए में साइटोसिन जो होता है वो चेंज हो जाता है, यूरेसिल फॉर्म में हो जाता है। तो अगर डीएनए फॉर्म में है तो वो साइटोसिन है, और आरएनए फॉर्म में है तो वो साइटोसिन चेंज हो जाएगा यूरेसिल से। उसमें जो एक कार्बन पे जो मीथेन होता है उसको वो हटा देता है, और उसके हटाने के बाद ही आरएनए वो जो साइटोसिन है यूरेसिल फॉर्म में बन जाता है। तो ये थोड़ा अंतर आता है, जो कि यूरेसिल और साइटोसिन जो होता है, साइटोसिन डीएनए के लिए होता है जो कि मेन है, और ये म्यूटेशन फॉर्म होता है जो कि आरएनए इसी फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से क्या है, ये दो हो गए, और बाकी जो दो है न्यूक्लिक एसिड वो ग्वानिन है। ग्वानिन क्या है, इसमें 2 रिंग होते हैं जो कि पुरिन रिंग कहते हैं उसे, और वो एक पिरामिडिन होता है जैसे कि दोनों में होता है। और इसी ग्वानिन जो है इसका जो स्ट्रेंथ है ये थोड़ा एसिडिक है, एसिडिक के तरफ इसका झुकाव ज़्यादा होता है। तो उसके बाद से फिर यहीं पे जो एसिडिक के में लगभग 3 तक क्रॉस कर जाता है, pH लेवल 3 पे जाता है, और अल्कलाइन की तरफ ज़्यादा नहीं जाता। और यहीं पे जो है ये एडेनिन 4th नंबर पे एडेनिन आता है। ये भी सेम पुरिन में आता है, यानी कि 2 रिंग होता है, पिरामिडिन और इस तरह से। तो इसमें क्या, ये थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होता है। एडेनिन जो होता है वो 3 से ज़्यादा क्रॉस कर देता है, 2.5 इस तरह से इसका होता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल पे जंप कर सकता है। वेवी जो होगा वो ग्वानिन से ज़्यादा एडेनिन का बनेगा, उसका स्ट्रेंथ जो एसिडिक की तरफ। तो इस तरह से क्या है, मेन न्यूक्लिक एसिड है। तो ये मेन 4 न्यूक्लिक एसिड हो गए किसके, डीएनए स्ट्रक्चर के। अब डीएनए स्ट्रक्चर में और भी स्ट्रक्चर होता है, एक फास्फेट होता है और एक होता है पेंटोज शुगर। तो ये 5 यानी कि न्यूक्लिक एसिड, फास्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर जो होते हैं, पेंटोज शुगर, ग्लूकोज जो होता है उसका पेंटोज शुगर जो होता है, उस तरह के फॉर्म में ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, और यही लिंक वेवी फॉर्म में जाता है। यानी कि और ये कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले ये जो फास्फेट ग्रुप 2 शुगर से जुड़ता है, एक अपर शुगर और एक लोअर शुगर, और हर एक शुगर के साथ न्यूक्लिक एसिड जुड़ा रहता है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि ये जो थायमीन है, थायमीन और पेंटोज जुड़ा रहेगा। थायमीन और पेंटोज अगर शुगर जो है वो जुड़ा हुआ है तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और उसके साथ एक फास्फेट जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा एक जो बिना पेयर का एक डीएनए स्ट्रक्चर का जीन बन जाएगा, यानी कि थायमीन टी बन जाएगा एक। और इधर इसके साथ थायमीन के साथ हमेशा एडेनिन जुड़ता है। तो एडेनिन भी क्या होगा, इधर लेफ्ट साइड में एक पेंटोज शुगर से जुड़ेगा और एक फास्फेट ग्रुप से जुड़ेगा। तो इधर से क्या हो गया, 2 बन गए। ये सब कैसे डीएनए के फॉर्म में फिक्स होते हैं, तो डीएनए क्या होता है, मेनली डीएनए 2 स्ट्रैंड में होता है, एक लेफ्ट एक राइट। और आरएनए जो होता है,
आरएनए एक फॉर्म में होता है, सिर्फ उसका एक फॉर्म है तो वो आरएनए है। यानी कि आरएनए में सब जीन होते हैं, यानी डीएनए में जो जीन क्रिएट हुआ वो कॉपी करके आरएनए फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और ये आरएनए जो होता है वो एकदम सेंटर न्यूक्लियस में होता है, एकदम सेंटर में होता है। और न्यूक्लियस का जो आउटर वाला पार्ट होता है उसमें डीएनए होता है, डीएनए वर्क करता है। और एकदम सेंटर में जो शेप होता है वो एमआरएनए और आरएनए वगैरह जो होता है वो एकदम सेंटर न्यूक्लियस में होते हैं सेल के। तो यानी कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा बाहर है, और न्यूक्लियस के अंदर जो एकदम सेंटर वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है, उसमें आरएनए होता है। यानी डीएनए का कॉपी वहाँ होता है और वो ग्रो कर रहा होता है सेंटर में। तो अब डीएनए का पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। तो पहले एक स्ट्रैंड जो होता है एक अप होता है और एक डाउन होता है। अप वाला जो होता है हमेशा वो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, और ये अप वाले का ही स्ट्रक्चर साइड से ट्रांसक्रिप्शन होता है और दूसरा एक डाउन स्ट्रक्चर बनता है। अप स्ट्रक्चर होता है 5' अप स्ट्रक्चर कहलाता है, जो स्ट्रक्चर 5 की तरफ से ग्रो 3 to 5 3 to 5 3 to 5 ग्रो कर रहा है तो वो अप स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि वो डीएनए का मेन स्ट्रक्चर है। और उधर से जो नीचे की तरफ जो आ रहा है वो भी स्ट्रक्चर है, वो डाउन स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि वो ये जो 3 to 5 है ये अप डायरेक्शन में चला गया, ऊपर की तरफ डायरेक्शन जो कि डीएनए का मेन होता है। और लेफ्ट जो होता है वो हो गया डाउनवर्ड होगा। यानी कि डाउनवर्ड का मतलब होता है 5 to 3, नीचे की तरफ जो जा रहा है 5 से 3 5 से 3। और ये कैसे देखा जाता है, ये जो डाउनवर्ड और जो ये होता है ये मेनली जो फास्फेट और शुगर पेंटोज जो होता है उसका कैसे कम्बिनेशन है। 5 शुगर का जो 2 फेज होता है, 3 जो पेंटोज शुगर होता है उसमें एक 3 होता है। 3 के जैसे नंबरिंग करते हैं पॉइंट कार्बन का, तो उसमें जो 3 पोजीशन से कार्बन जुड़ता है पहले, तो यानी 3 से फिर दूसरा ऊपर वाला जो शुगर से जुड़ेगा वो अगर 5 से जुड़ता है तो वो क्या होगा 3 to 5, यानी कि 3 to 5 अप से जा रहा है। और वहीं पे अगर वो जो है फास्फेट शुगर के 5 वाले से जुड़ेगा, शुगर का जो कार्बन स्ट्रक्चर है स्केलेटन, तो उसके 5 कार्बन से जुड़ेगा और 3 कार्बन पे जाके दूसरा जुड़ेगा, तो यानी कि ये उल्टा है। यानी न्यूक्लियोटाइड्स का जो स्ट्रक्चर है वो उल्टा है, उल्टा फॉर्म में है, तभी वो शुगर उल्टा हुआ है। और उल्टा उल्टा जो न्यूक्लियोटाइड इधर से उल्टा स्ट्रक्चर में रहेगा और इधर से न्यूक्लियोटाइड्स जो अप डायरेक्शन में है वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स जो ग्वानिन वगैरह है वो सीधा जा रहा है। और यहाँ पे ग्वानिन का स्ट्रक्चर जो है उल्टा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 to 3 5 to 3 लोअर डायरेक्शन में जा रहा है, यानी पलट गया, जो चीज़ ऐसा है वो ऐसा हो गया। तो यही लेफ्ट और राइट में अंतर होता है। अगर लेफ्ट ऐसा है तो राइट का उल्टा रहेगा, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा रहेगा। और डाउनवर्ड वाला ही हमेशा क्या होता है वो एमआरए यानी आरएनए में ट्रांसफ़र होता है। कॉपी डीएनए का स्ट्रक्चर जो भी जीन बनता है वो डाउन वाले में ही बनता है। तो मेन जो बेसिक नॉलेज है ये डीएनए का अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन। यानी अप है यानी 3 to 5 ऊपर की तरफ जा रहा है, सीधा स्ट्रक्चर है। और डाउन है यानी कि ये उल्टा स्ट्रक्चर है, यानी कि 5 to 3 5 to 3 जा रहा है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर से इतना वेरिएशन आता है। तो मेन ये है। अब इसका बेस पेयर कैसे बनता है, दोनों स्ट्रक्चर कैसे जोड़ते हैं, अप और डाउन दोनों बेस पेयर बनाते हैं मिलके। तो एक बेस पेयर जो बनता है वो फास्फेट के साथ, फास्फेट जुड़ेगा किससे, शुगर से। तो ये फास्फेट पेंटोज शुगर से 3 से जुड़ेगा और ये शुगर थाइमिन से या ग्वानिन से जुड़ेगा। तो अगर थाइमिन से जुड़ा है तो लेफ्ट साइड में जो पेयर बनेगा यानी कि एडेनिन और फिर उधर शुगर और फिर फास्फेट। तो अगर इधर 3 से जुड़ा है तो उधर वाले में जुड़ेगा 5 से। अगर इधर 3 है तो इधर शुगर जो है वो 5 वाले से जुड़ेगा और ये जो है ये सीधा रहेगा और ये उल्टा रहेगा। थाइमिन सीधा है तो ये
जो उसका एडेनिन है वो उल्टा रहेगा। तो इस तरह से दोनों का बेस पेयर बनेगा। तो ये एक बेस पेयर बना। और किससे जुड़ा ये थायमिन और एडेनिन? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा, जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और इधर के हाइड्रोजन से ये जो है मॉलिक्यूलर कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़ते, ये इंटरमॉलिक्यूलर से जुड़ते हैं। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ये एक दूसरे को बेस पेयर बना लेंगे और साइड से फास्फेट का रहेगा। तो इस तरह से फिर ग्वानिन और साइटोसिन का, तो ग्वानिन क्या रहेगा? सीधा रहेगा, साइटोसिन उल्टा रहेगा। अगर डाउन और इसके अकॉर्डिंग पूरा क्या है, ग्वानिन साइटोसिन इस तरह से पूरा बेस पेयर बनते जाएगा। तो मेन इस तरह से क्या है, डाउन स्ट्रैंड और अप स्ट्रैंड बनता है। तो इस तरह से बेस पेयर बनता है, ग्वानिन टू साइटोसिन और एडेनिन टू थायमिन, या थायमिन जिस तरह से है इस तरह से 4 बनते हैं। जैसे नंबरिंग किया जाए तो इसके 4 बनेंगे। एक एडेनिन का बनेगा अलग स्ट्रक्चर, एडेनिन, और दूसरा बन जाएगा जैसे ग्वानिन है पहले तो ग्वानिन का बन सकता है, और थायमिन अगर पहले थायमिन का बनेगा, और साइटोसिन। तो इस तरह से 4 अलग अलग वैल्यू रहेंगे, जिसके अलग अलग टाइप के 4 तरह के, मेनली 2 टाइप के बनते हैं, सबसे 2 पेयर, लेकिन 4 डिजिट में ये अंतर लाएंगे। मतलब कभी किसी का सीक्वेंस आएगा, कभी एडेनिन का सीक्वेंस आ सकता है, कभी थायमिन का सीक्वेंस आ सकता है, चारों में से किसी का सीक्वेंस आ सकता है, अप स्ट्रैंड में या डाउन स्ट्रैंड में। वो डिपेंड करता है, अगर अप स्ट्रैंड में जो है उसके अकॉर्डिंग ही ये डाउन स्ट्रैंड बनेगा, क्योंकि उसका पेयर वही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, डीएनए हमेशा वो अपना क्या है कॉपी बना पाता है, क्योंकि उसको लेफ्ट अप पता है। तो अप पता है तो ऑटोमेटिकली वो डाउन का कॉपी कर ही लेगा, क्योंकि बेस पेयर सबका सेम होता है। थायमिन है अगर यहाँ पे अप वाले में, तो डाउन वाले में क्या होगा ये पता है। इस अकॉर्डिंग से ये क्या है, डीएनए अपना कॉपी कर पाते हैं, और इस तरह से एक पूरा डीएनए का स्केलेटन तैयार हो जाता है। जो स्ट्रक्चर का डीएनए है उससे एक डीएनए यानी कि दोनों अप और डाउन का एक बन जाता है, जो कि पूरा स्क्रॉल फॉर्म में होता है। और इसमें जो जीन होता है, ऐसा नहीं है कि सब स्ट्रक्चर में जीन होते हैं, जीन वही होते हैं जहाँ पे कोई वैल्यू होता है, कोई डेटा होता है, यानी कि वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना है, कुछ खास सीक्वेंस पे जाके कोई स्ट्रक्चर बना है। ऐसा नहीं कि हर जगह बना है, कहीं कहीं पे अलग अलग स्ट्रक्चर बने, और वही जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर क्या होता है, एमआरए में जाके कॉपी होता है, और वही एमआरए जाके क्या करता है, सेंट्रल में वो ग्रो होता है। ग्रो होने के बाद फिर उसका स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और उस जो भी उसमें कॉपी बना वो धीरे 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 ग्रो होता है, प्रोटीन फॉर्म में बनता है। तो इस तरह से हो गया डीएनए से आरएनए, तो डेटा ट्रांसफ़र हो गया। फिर डीएनए में ख़त्म, वो डीएनए जब जैसे ही डेटा ट्रांसफ़र किया उसमें जो भी मैसेज था, जो भी स्ट्रक्चर था वो डिलीट। अब क्या करेगा वो, अब जाके पूरा प्रोसेस होगा, यानी कि अब पूरा क्रोमोज़ोम बनेगा। क्रोमोज़ोम बनने के बाद फिर से अब डीएनए कैसे इससे अब इसमें जो मैसेज जीन बनता है, यानी इसके अंदर जो डेटा आता है, जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है। तो डीएनए जो है जब रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट करने के बाद क्रोमोज़ोम के फॉर्म में आता है, तब उस समय धीरे धीरे क्या होता है उसमें डेटा यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जो भी टाइप का डीएनए स्ट्रक्चर है, जैसे हम इंसान हैं जो भी हैं, तो उस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, या कोई भी एनिमल्स है, बटरफ्लाई है या जो भी है, उसके डीएनए के अकॉर्डिंग वो स्ट्रक्चर जीन बनेगा, और वो सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा। जिस तरह का बटरफ्लाई है तो वो बार बार कॉपी होगा और सेम स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि उसका जो जीन का जो कम्बिनेशन है वही कम्बिनेशन है, और बार बार उसी कम्बिनेशन में वो डेटा स्टोर होगा, वो स्ट्रक्चर स्टोर होगा, और वही स्ट्रक्चर में होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर, इन्वायरमेंट और जो एसिडिक माहौल है, और वहाँ का जो भी प्रेशर बन रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन रहा है, सब एक कम्बिनेशन में मिल रहा है, सेम टेम्परेचर मिल रहा है, सेम इन्वायरमेंट बन रहा है, और वही स्ट्रक्चर यानी डीएनए स्ट्रक्चर मिल रहा है, स्केलेटन स्ट्रक्चर मिल रहा है।
तो सेम टू सेम वो एक डीएनए से दूसरे डीएनए में कॉपी कर लेता है और एमआरएनए के फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है और वो स्ट्रक्चर कॉपी हो जाता है। तो मेन रीज़न यही है स्केलेटन का। तो ये कैसे क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में आता है। तो फिर ये क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जैसे एक स्ट्रैंड है अप में तो वो दूसरा एक कॉपी करेगा और डाउन स्ट्रीम भी बनाएगा और एक तरह से एक कंप्लीट डीएनए बन गया। ये एक कंप्लीट डीएनए से एक क्रोमोसोम बनेगा और इसके साथ एक दूसरा और क्रोमोसोम बनेगा। उसके लिए ये पूरा वन स्ट्रैंड और वन स्ट्रैंड मतलब ये पूरा डीएनए कॉपी होगा और एक डीएनए करके एक और क्रोमोसोम बन जाएगा, यानी कि 2 क्रोमोसोम बन जाएगा। और ये नॉर्मल बेसिस पे बता रहे हैं, जो नॉर्मल माइटोसिस वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग मेनली मोटा मोटी जो होता है वो कैसे होता है। तो अब यहाँ पे जब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, यानी सेम टू सेम एक डीएनए स्ट्रैंड बन गया और जैसे ही ये डीएनए बनता है 2 स्ट्रैंड में आ जाता है तो वो एक स्पाइरल फॉर्म में, वो एक सेम स्पाइरल फॉर्म में वो मूव होता है और वो एक स्पाइरल बनाते चला जाता है। तो एक डीएनए स्पाइरल फॉर्म में हो गया। जैसे ही ये कम्बिनेशन स्पाइरल फॉर्म में बनता है, ये सेम कम्बिनेशन, तो उसके अंदर एक प्रोटीन इंक्लूड होता है एज ए फूड के फॉर्म में, या जो भी वो डीएनए का फूड होता है या फोर्स होता है वो, जो कि फोर्स के फॉर्म में जो हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये डाइमर शेप में होता है और ये जो डाइमर होता है 2 टाइप का होता है, जिसमें कि एक हिस्टोन 2 और हिस्टोन 3 का एक डाइमर बनता है, मिलके वो कंपोजिट होके एक बनता है और एक डाइमर बनता है हिस्टोन जो होता है H2A और H2B, तो इसका एक डाइमर बनता है। तो इस तरह से क्या हो गया, 2 डाइमर बनते हैं और 2 डाइमर अटैच हो जाते हैं। तो एक मतलब एक बन गया और यही एक और नीचे से अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, तो एक हिस्टोन एक कम्प्लेक्स बन गया, जो कि ये जो हिस्टोन का जो कम्प्लेक्स बना इसमें डीएनए रैप होगा। डीएनए कैसे रैप होगा, तो डीएनए जो स्ट्रैंड जो स्पाइरल फॉर्म में बन गया, तो अब वो स्पाइरल इसमें 2 राउंड लगाएगा, एक एंट्री मारेगा और इधर से फिर एक नीचे की तरफ फिर एक ऊपर की तरफ से निकलेगा। तो एक एंट्री गया डीएनए का और एक आउटर आया। तो यहाँ पे 2 स्ट्रैंड बना डीएनए का और आउटर अंदर से है क्या, ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, बहुत सारे प्रोटीन का ये मिक्सचर होता है। तो उसके बाद से इसमें से एक एंट्री गया और एक उधर से निकला। तो इसको अब ग्रिप करने के लिए एक अलग टाइप का लिंकर हिस्टोन होता है, जो कि वो भी प्रोटीन होता है, जो H1 होता है। H1 हिस्टोन क्या करता है, एक एंट्री वाले को अच्छे से 2 टेल होता है उसका, तो वो एक एंट्री वाले को पकड़ता है, जो एंट्री किया तो उस डीएनए को टाइट करता है और इधर से जो निकलता है उस डीएनए के ग्रिप को बांध के रखता है, मजबूती देता है और फिर डीएनए जाएगा, फिर एक और हिस्टोन से रैप होता चला जाएगा। और वो डिपेंड करता है डीएनए का स्ट्रेंथ कितना है, सीक्वेंस है डीएनए का सीक्वेंस, जैसे नंबरिंग से सीक्वेंस करते हैं, जो बेस पेयर है 1 2 1 बेस 2 बेस 3 बेस, तो इस तरह से करीबन 1 से 25 का वो राउंड लगा लेता है हिस्टोन पे 2 राउंड में, और कुछ 25 के करीब वो H1 यानी ग्रिप बनाता है, H1 में जाता है। तो इस तरह से करके और ऐसे जो निकला, तो एक हिस्टोन का वो एक रैप हो गया और फिर दूसरा फिर से बनेगा उसी तरह और हिस्टोन में। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से ये रैप होता चला जाएगा और इस तरह से जितना में बनेगा वो पूरा डीएनए उस हिस्टोन में रैप हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर बना। फिर ये स्ट्रक्चर बनने के बाद ये अप डाउन में बनता चला जाएगा और जिससे क्या होगा, डीएनए धीरे धीरे कम्पैक्ट होता जाएगा। और ये हिस्टोन से क्या खासियत हो रहा है, तो हिस्टोन के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तरह भी एक्ट करता है। जैसे एटम में सेंट्रल में वो हिग्स फोर्स बनता था और वो एक्ट करता है और रिपेल करता है, वो थोड़ा थोड़ा फंक्शन इस हिस्टोन में भी होता है। तो ये हिस्टोन क्या होता है, सेल न्यूक्लियस के बाहर से जुड़ा होता है। इसमें 2 नोड होते हैं, एक
सी टर्मिनल जो COOH जो प्रोटीन होते हैं उसके 2 टर्मिनल, एक N टर्मिनल होते हैं, एक C टर्मिनल होते हैं। तो C टर्मिनल को टेल के फॉर्म में बोलते हैं कि, और N टर्मिनल जो आगे का होता है यानी आगे का पोर्शन होता है। तो ये जो N टर्मिनल जो होता है वो जुड़ा होता है मेन जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है जो भी प्रोटीन को जो भी चाहिए, या DNA को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा कंपैक्ट हो रहा है, तो वहाँ से वो कंट्रोल करता है। वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम लगे होते हैं जो कि इस प्रोटीन से वो DNA को मैनेज होते रहता है कि कब क्या किस तरह का सिचुएशन है उस तरह का हैंडल करने के लिए। और इस जो है हिस्टोन में बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं। तो यही प्रोटीन जो है कि जब बहुत कंपैक्ट होता है तो पूरे DNA जीन स्ट्रक्चर है वहाँ पे फैलना शुरू होता है। जैसे ही DNA कंपैक्ट होता है और जब एक्साइटेड फॉर्म में आता है तो उससे जो हिस्टोन में जो प्रोटीन होता है वो DNA की तरफ रिपेल करता है। DNA की तरफ रिपेल करता है एक्साइटेड फॉर्म में, तो रिपेल करता है तो क्या होता है उसमें कुछ कुछ जो मटेरियल है वो उसको एब्जॉर्ब करता है DNA, जिससे उसका क्या होता है स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि इंटरनल लेयर, आउटर लेयर, इस तरह से स्केलेटल स्ट्रक्चर बनता है, रेडी होता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है। तो इस तरह से क्या है ये हिस्टोन के थ्रू होता है, यानी कि उसका वही एटम में जैसे हिग्स होता है उसी तरह ये है, ग्लूओन है, ये सब है, इस टाइप का चीज़ है। तो ये हो गया। अब ये कंपैक्ट अब कैसे एक्साइटेड फॉर्म में आएगा ये, तो जितना इसका बाइंडिंग होगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसका मैप बनेगा, जैसे जैसे अब इसमें डेटा है तो स्ट्रक्चर के अनुसार उसका बाइंडिंग होगा। जैसे कि एटम जैसे भी उसका ऑर्बिट बढ़ता है तो ऑर्बिट के अकॉर्डिंग उसका सर्कल बढ़ता है डम्बल शेप में, फिर डबल डम्बल शेप में। तो इसी तरह क्रोमोसोम का भी स्ट्रक्चर बनता है। कैसे बनता है, तो यहाँ पे क्या है एटम्स थोड़े बड़े फॉर्म में हैं, वहाँ तो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन फॉर्म में एटम में होते हैं, बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है। वही एटम यहाँ पे बड़े फॉर्म में वर्क करते हैं और वही स्ट्रक्चर कुछ अलग स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि उसके अंदर का जो प्लस और चार्ज होता है, मैप जो होता है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनता चला जाता है DNA का क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो क्या होता है यहाँ पे जो फास्फेट ग्रुप होता है वो निगेटिव होता है, और यहाँ पे जो हिस्टोन होता है वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है। तो जिसके कारण क्या सेंटर में पॉजिटिव हो गया और आउटर लेयर में क्या हो गया निगेटिव हो गया, यानी DNA में निगेटिव हो गया और वो पॉजिटिव हो गया, जिसके कारण जो ये रैप बनता है दोनों में अट्रैक्शन होता है और वो ग्रिप बना रहता है और एक छोटा सा एटम फॉर्म में बन जाता है, वो बहुत छोटा सा। फिर उसके ऐसे धीरे धीरे फिर उसके डाउन फॉर्म में बनेगा, फिर अप में बनेगा। इस तरह से DNA का एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। अब ये जब स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ये बनता चला जाएगा। एक यहाँ है तो एक यहाँ नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद से फिर अब ये स्ट्रक्चर जब पूरा कंप्लीट हो गया, एक रो में बन गया, तो अब ये बनाएगा ये क्रोमेटिन टाइप का, मतलब अब ये डंबल शेप में बनाएगा, लगभग करीबन डंबल शेप में बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, तो अब यही शेप क्या करेगा, यहाँ से शुरू करेगा और ऐसे जाएगा, फिर इसको लपेटते हुए आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से लपेटते हुए, फिर यहाँ से लपेटते हुए, ऐसे कर करके आगे बनते। तो यहाँ पे एक लंबा बनेगा पतला सा, और इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, और डंबल शेप में करीबन ये बन जाएगा। और छोटा छोटा जो भी शेप बनेगा तो एक करीबन ये, यानी कि जो हिस्टोन का जो कलेक्शन होगा एक जगह 6 टाइप से, जैसे यहाँ पे हिस्टोन 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, इस तरह से एक ऐसे यू शेप में बनेगा। फिर यहाँ पे गोल सर्कल लगेगा, फिर इधर से जाएगा, फिर इसको गोल सर्कल, इस तरह से क्रोमोसोम का बाइंडिंग हो जाएगा। तो ये जो बाइंडिंग होगा एकदम कंपैक्ट फॉर्म में होगा, ये पूरा एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसमें क्रोमोसोम का क्या है स्केलेटन स्ट्रक्चर, जो ये क्रोमेटिन जो बना अंदर, जो ये बाइंडिंग DNA का बना, वो इंटरनल स्केलेटन स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसमें एक थोड़ा सा मैट्रिक्स बनेगा, जो कि उसमें साइटोप्लाज्म जैसा कुछ मैट्रिक्स लिक्विड वगैरह होंगे, और एक आउटर लेयर बनेगा। तो इस तरह से एक क्रोमोसोम
बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, जो कि वो मैच्योर फॉर्म में आ गया। इस स्ट्रक्चर में आया तो वो एकदम कंपैक्ट हो गया और उसमें बहुत सारे थोड़े थोड़े जो है एक्साइटेड हुए होंगे, जिसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ग्वानिन है, ये सब स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहे हैं। उसके जैसे जो भी एक्साइटेड होंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या हाइड्रोजन एटम लॉस होगा, ये दोनों मिलके स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन गया तो एक गैप बना और उसके अंदर कुछ मटेरियल गया जो हिस्टोन में है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से एक सेम तरह का उसी टाइम में, उसी चीज बना, उसी टाइम में एक रिपेल होगा तो उसमें जाएगा और उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन छोटा है तो उस तरह का कुछ फ्लो होगा। फिर अगर हाइड्रोजन लॉस हुआ है तो उस तरह का बनेगा और उस तरह से उसके अंदर मटेरियल जाएगा और वो स्किन या जो इंटरनल स्केलेटन है वो बनता चला जाएगा। और उसके बाद एकदम जब मैच्योर हो जाएगा, जब ये स्केलेटन बन गया तो ये जैसे ये जो जितना रेप्लिकेशन का फॉर्म है और ये जो क्रोमोसोम बनने तक का फॉर्म है, ये पूरा इंटरफेस का, सेल डिवीजन में जो इंटरफेस होता है ये ग्रोथ पीरियड है। यानी कि अब ये डीएनए मैच्योर हो गया है, ग्रोथ हो गया है, अब इसके अंदर मतलब लगभग स्ट्रक्चर बनने लायक हो गया। अब एक अच्छा स्ट्रक्चर जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। तो जैसे ही इस पोजीशन पे आता है तो इतना तक आते आते इसमें क्या होता है, आउटर जैसे अंदर से बाहर की तरफ कुछ प्रोटीन्स जो होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, उस अंदर के प्रोटीन से सिक्रेट होता है तो बाहर की तरफ आता है। तो ये जो नॉन प्रोटीन जो निकलता है मेनली मतलब नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो ये जो होता है ये उसका खुद का बनाया हुआ होता है, उसका खुद का सिक्रेशन होता है जो साइटोस्केलेटन के फॉर्म में क्रिएट हो रहा होता है उतना देर में। और फिर उसके बाद से जब सेल डिवीजन का जब होता है तो एक और 2 क्रोमोसोम बनाता है तो वो 2 क्रोमोसोम से स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक पतले जैसे बना, एक पूरा एक रिंग जैसा बन गया वो क्रोमोसोम, तो उसके सेंटर में सेंट्रोमेयर क्रिएट हो जाता है जो कि बहुत ही कंडेंस जगह होता है और वहीं पे काइनेटोकोर लग जाता है। काइनेटोकोर जो होता है एक तरह का मतलब फूड है, उतना देर से उसको इंटरनल फूड मिल रहा था हिस्टोन वगैरह से। अब क्या है कि उसको अब इंटरनल नहीं, बाहर से भी कुछ सोर्स चाहिए, तो बाहर से वही काइनेटोकोर जुड़ जाता है जो कि वो एक प्रोटीन कम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फोर्स होता है और वो भी अंदर की तरह जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फॉर्म होता है और दोनों क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमेयर से, तो वो बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड फॉर्म होता है। यानी अब माइटोटिक स्टेज आ गया है, वहाँ पे जो प्रोफेज मेटाफेज वगैरह फेज जो होता है, उस फेज में सबसे लास्ट का जो फेज होता है उसमें प्रोफेज या मेटाफेज जो फेज होता है, तो उस समय क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और जो वो बाहर से जो काइनेटोकोर है उसमें से डाइमर निकलने लगते हैं अंदर की तरफ। उस समय एकदम एग्जैक्ट उस समय रिपेल ये जो है अंदर की तरफ मारता है, जिसके कारण बहुत सारे मटेरियल और भी इसमें बनते हैं सेंटर और जहाँ भी है, जहाँ जहाँ फिक्स जाता है उसी जगह उसी पार्टिकुलर यही सिचुएशन, वही समय, वही सब चीज़, वही टेम्परेचर, वही सब कुछ होता है और उसी तरह का स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर बनता है। तो जाके वही सेम टू सेम कॉपी बनता है और तब जाके ये लास्ट स्टेज में आ जाता है। क्रोमोसोम का जब सेपरेशन होता है तो जैसे ही सेपरेशन होता है तो इसका जो मेटाफोरिक जो प्लेट बनता है उसी से क्या होता है, एक वहाँ पे रिंग साइटोकाइनेसिस होता है जो कि एक जो उसका जो रेडियस बनता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक सर्कल बन जाता है, मतलब एक सेल का साइज बन जाता है, मतलब न्यू सेल का साइज बन जाता है और उसका कितना बड़ा न्यूक्लियस होगा वो भी उसी से डिसाइड हो जाता है। और एक न्यू सेल का 2 सेल बनते हैं, एक उस क्रोमोसोम का और एक इस क्रोमोसोम का, डिपेंड करता है कितने क्रोमोसोम है सेल के अकॉर्डिंग, एनिमल्स के अकॉर्डिंग। तो वो फिर वो जब सेल बन गया तो अब वहाँ पे क्या है, वो जब उसके जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो अब बना तो वो अब लूज कनेक्शन में आ गया। तो लूज कनेक्शन में कैसे आया, ये सब लूज एक्साइटेड फॉर्म में जैसे ही होता है, जैसे ही
क्योंकि नुकसान कुछ नहीं होता। क्यों नहीं, इसमें एकदम से एक्साइटेड होता है वो वहाँ पे जैसे ही जो भी जो जीन है यानी कि जो भी बेस पेयर है उसमें जो भी जैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो उसमें लिमिट पीरियड लगा होता है। जैसे ही वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो उसमें मिथाइलेशन हो जाता है, यानी कि वो अप पे जा रहे हैं या कुछ दिक्कत होगा जिसका एक फिक्स है तो वहाँ पे मिथाइलेशन हो जाता है। यानी मिथाइलेशन कहाँ पे होता है, मिथाइलेशन जो ये ग्वानिन है, ग्वानिन का जो एक कार्बन बेस है वहाँ पे मिथाइलेशन हो जाता है, मिथाइल लग जाता है, जिससे कि मिथाइल जैसे ही लगता है तो वो बेस से वाटर का सिक्रेशन होता है। वाटर सिक्रेशन हो यानी कि ये जो मिथाइलेशन है एक फ्यूज का काम करता है, कनेक्शन ख़त्म कर देता है। मतलब किससे, वो कनेक्शन को मतलब उसको ब्लॉक कर दिया और ऐसे ही वाटर प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे क्या है, ये एक्टिव हो गया हिस्टोन। वहाँ पे एक अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, वहाँ नाइट्रोजन बेस मिलके जो अमोनिया है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है और तब जाके जो एसिटाइलेशन है ये एसिटाइलेशन होता है। और एसिटाइलेशन के साथ क्या है, ये जो हिस्टोन है वो प्लस में जो है न्यूट्रल बन जाता है। जब ये न्यूट्रल बन जाता है तो क्या है, ये डीएनए और जो हिस्टोन है इसका कनेक्टिविटी लूज हो जाता है, क्योंकि जो भी प्रेशर पड़ रहा होता है ये हिस्टोन से ही पड़ रहा होता है। जो भी हीट मिल रहा है, जो भी टेम्परेचर मिल रहा है, जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में मारा जा रहा है सब इसी से हो रहा है। तो ये कनेक्शन लूज तो वो फ्री हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, वो कनेक्शन लूज होता चला जाता है और डीएनए फ्री हो जाता है। अब डीएनए और मेनली जहाँ ये कहाँ पे कनेक्शन फ्री होता है, मेनली जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंडेंस होता है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर होता है, यानी मैटर बनता है, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और वहीं पे जाके फिर से क्या होता है, आरएनए बनना शुरू होता है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी डीएनए का डेटा अब आरएनए में ट्रांसफ़र होगा। यानी कि ये डाउन स्ट्रीम में जो भी है वो डाउन स्ट्रीम कट होके चला जाएगा और अप स्ट्रीम वाला रह जाएगा। तो डाउन फिर वही डाउन स्ट्रीम का वो काम शुरू होता है और इस तरह से क्या होता है, आरएनए का डेटा बन जाता है। आरएनए से फिर वो ग्रोथ होता है, वो मैटर बनता है, इस तरह से बनता है। तो इस तरह से क्या है, ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, स्केलेटन बनता है, सब कुछ इसी तरह यही स्ट्रक्चर के थ्रू, जैसा डीएनए वैसा स्ट्रक्चर, जैसा जीन वैसा स्ट्रक्चर, इस पे डिपेंड करता है। यानी कि जो सेल है, सेल पूरा का पूरा डीएनए पे डिपेंड करता है कि ये सेल कैसा होगा, क्या होगा, और इन्वायरमेंट पे होता है कि इन्वायरमेंट कैसा है बाहर का, इस पे भी मायने होता है। तो ये पूरा क्या है, शेप देने का स्ट्रक्चर है, इससे शेप आता है। और एटम और सेल इस तरह से अंतर होता है। एटम क्या है, वो एटम से ही क्या होता है, एटम के ही स्केलेटन से क्या है, एटम अपना स्केलेटन से एक छोटा एटम बना, कोई भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, नाइट्रोजन है। सेल किससे बनता है, मेनली क्या है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मेन सोर्स तो यही है, पोटास, और बाकी मिनरल्स वगैरह बहुत सारे हैं। तो इस तरह से क्या है, स्ट्रक्चर बनता है। और ये स्ट्रक्चर कहाँ से, उसका सोर्स है एटम है। एटम का स्केलेटन कैसे बना, उसी तरह इसका बड़े लेवल पे स्केलेटन बनता है। और इसी तरह क्या है, अर्थ का स्केलेटन भी क्या है, इसी तरह है। अर्थ के कोर में जाएंगे तो उसका भी कोई ना कोई स्केलेटन है, इसीलिए इस टाइप का स्ट्रक्चर बना है। ये स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, जब कोई सन क्रिएट हुआ होगा। जब सन क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, उसका जो मैप है, उसका जो गॉस है, उसका कुछ स्ट्रक्चर बना, इलेक्ट्रॉन बना। तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में सबसे नज़दीक रिंग में अर्थ आ गया, उसके बाद से जो भी जुपिटर है जो है, इस तरह से पूरा सबका एक स्ट्रक्चर बन गया। और ये धीरे 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 ग्रो हुआ। तो इसी तरह क्या है, जैसे अभी बनता भी है तो क्या है, नेबुला फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार, न्यू स्टार फॉर्मेशन होता है। तो क्या वो सिर्फ स्टार ही बनता है, नहीं, स्टार के साथ उसके चारों तरफ के जो प्लानेट है, एक जितना भी है अकॉर्डिंग है, एक प्लानेट है, 2 प्लानेट है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर स्ट्रक्चर बन गया है। वो स्ट्रक्चर धीरे धीरे ग्रो करेगा तो उसका एक पूरा
कम्प्लेक्स बनेगा। तो इस तरह से सन बनता है। सन ही कि सिर्फ एक सन ही बनता है, उसके आजू बाजू के भी कुछ ना कुछ बनते हैं। तो इसी तरह से क्या है, किसी भी चीज़ का जो स्केलेटन तय करता है कि स्केलेटन कैसा है, उसी तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। मेन किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर उसके स्केलेटन स्ट्रक्चर पे तय करता है। और जैसे कि सेल का स्केलेटन स्ट्रक्चर हम लोग नाम दे दिए कि हाँ ये डीएनए है, डीएनए इसका नाम है, इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो इस तरह से होता है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। तो जो कि एक स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, हमें समझ नहीं आता, वो स्ट्रक्चर हमें दिखता नहीं है, लेकिन बड़े लेवल में भी स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है जो हम समझ नहीं पाते। छोटे लेवल तक हम समझ लेते हैं क्योंकि वो हमें दिख रहा है, और बड़े लेवल का तो दिखना संभव ही नहीं लगता, इतना बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक आदमी जा पाएगा। तो छोटे लेवल पे तो समझ में आ रहा है, बड़े लेवल में नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये जो गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी का स्केलेटन किस तरह से होगा। यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी है तो उसका भी कुछ ना कुछ तो स्केलेटन होगा। जो भी अगर ब्लैक होल है तो सिर्फ ब्लैक होल का कुछ नीचे का पार्ट होगा, कुछ ऊपर का पार्ट होगा, और कुछ लेफ्ट राइट का पार्ट होगा। तो वो पार्ट हमें सिर्फ होल के फॉर्म में दिखता है क्योंकि वो हम बहुत दूर हैं, इसलिए ऐसा दिखता है। पास से शायद हम लोग जा भी नहीं पाएंगे, अर्थ पे हैं तो अर्थ पे ही रहेंगे, और वहाँ क्या है वो तो समय बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, ये भी है। अभी तक हम लोग सेल को ही समझ रहे हैं, सेल है। अब सेल के अंदर क्या है, वो भी सब जो लाइफ है, हम वहाँ भी सोच में पड़ जाते हैं कि लाइफ के अंदर कुछ और भी तो चीज़ नहीं, क्या सिर्फ सेल स्ट्रक्चर ही है या कुछ और भी चीज़ है। क्योंकि हम लोग हर चीज़ नहीं, हम लोग सिर्फ एटम जान रहे हैं, एटम के फंक्शन को समझ रहे हैं, और सेल समझ रहे हैं, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, और थर्ड कुछ हो सकता है एटम सेल, इस दोनों के बीच का कोई चीज़ हो सकता है जो हम नहीं देख पा रहे। पता नहीं देख पाएंगे भी कि नहीं वो चीज़, या है भी कि नहीं ये भी डाउटफुल है। जो भी है यही है स्ट्रक्चर, यही है शेप, और यही है सेल, यही है एटम। सो धन्यवाद।